जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे बॉम्ब के बारे में समझेंगे जिससे पूरी दुनिया कांपती है, जिसके नाम से बड़ा देश कांपता है। उस बॉम्ब का नाम है न्यूक्लियर बॉम्ब। हम एटॉमिक बॉम्ब की तरफ शुरुआत से बढ़ते हैं तो एटॉमिक बॉम्ब में यूरेनियम का प्रयोग होता है। तो हम सबसे पहले यूरेनियम को समझ लेते हैं। यूरेनियम क्या है तो हम सिंपल भाषा में समझते हैं। आप बॉम्ब फोड़ते हैं तो बॉम्ब में हीट जनरेट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? बारूद इस्तेमाल की जाती है। तो वैसे एटॉमिक बॉम्ब में हीट जनरेट करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जिसमें असीमित ऊर्जा होती है। आप अगर 2 ट्रक कोयला जलाओ तो उससे जितनी ऊर्जा मिलेगी उतनी ऊर्जा यूरेनियम के 20 ग्राम के छोटे से पत्थर से मिलेगी। अब हम न्यूक्लियर बॉम्ब के रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जर्मनी में कुछ साइंटिस्ट न्यूक्लियर फिशन पर काम कर रहे थे और जर्मनी को तब लीड कर रहे थे एडॉल्फ हिटलर। तो हिटलर बहुत जातिवादी थे। इसके पीछे की कहानी ऐसी है कि अब हमें प्रथम विश्व युद्ध में जाना होगा। तो प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो जर्मनी हार चुकी थी। जर्मनी हारने के बाद हिटलर एक छोटा सा सोल्जर था और वो एक यहूदी के घर में छुप गया था और उन घर वालों ने आर्मी को बता दिया कि देखो ये साला यहाँ घर में छुपा हुआ है। तो आर्मी ने उसको पकड़ा, मारा और जेल में डाल दिया। फिर इसके दिमाग में बैठ गया कि साला इन यहूदियों का खूनी गंदा होता है। तो फिर ये जेल से बाहर आया और बाहर आते ये लोगों को अपने साथ जोड़ता गया और जोड़ते जोड़ते ये एक दिन जर्मनी का तख्ता पलट करके जर्मनी का डिक्टेटर बन गया। उसका ये कहना था कि 1 नेशन 1 लीडर। तो उस आदमी ने 7 लाख से ज़्यादा यहूदियों को मार दिया। और आपको एक बात बता दूं कि दुनिया की जो ज़्यादातर खोज किए वो यहूदी लोगों ने किए, क्योंकि इन लोगों के पास दिमाग बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या करता था कि एक हॉल है उसके अंदर सब यहूदियों को भेजता था और खिड़की लगा देता था और खिड़की लगाने के बाद उसके अंदर जहरीली गैस डाल देता था और सबको मरते हुए बाहर से देखता था। इसके डर से बहुत सारे यहूदी जर्मनी छोड़कर भाग गए। उसमें एक बड़ा नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन। वो भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो जीनियस थे। वो भाग के चले गए अमेरिका और ख़ास करके वो साइंटिस्ट भी चले गए जिन्होंने न्यूक्लियर फिजन पर रिसर्च की थी। उनमें से 2 बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने नाभिकीय विखंडन की खोज की थी। उनका नाम है ओटो हेन और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन। नाभिकीय विखंडन से परमाणु टूटे और ऊर्जा बनती है। अब सबको ये डर था कि साला हिटलर परमाणु बम ना बना ले। अगर हिटलर ने परमाणु बम बना लिया मतलब दुनिया ख़त्म। फिर इन्हें लगा कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करते हैं। तो उनमें से एक ने कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति हमारी बात क्यों सुनेगा। तो उसके बाद वो एल्बर्ट आइंस्टीन के पास गए बात करने के लिए। अब एल्बर्ट आइंस्टीन को तो कुछ बताने का काम ही नहीं हिटलर के बारे में, क्योंकि हिटलर के डर से तो एल्बर्ट आइंस्टीन भाग चले आए थे अमेरिका। फिर आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पत्र लिखा और कहा कि जर्मनी एटम बम बनाने के लिए बढ़ावा दे रहा है और मुझे लगता है कि आप एटम बम के विकास पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपकी आत्मसुरक्षा के लिए अच्छा होगा। फिर उसे समझाया कि इतना सा बम, इतना बड़ा धमाका। तो फिर राष्ट्रपति ने बोला कि साला ये हमें किसी भी हालत में चाहिए। फिर उसके लिए एक टीम बनाई गई और उस टीम में सारे लोग जर्मन थे और यहूदी थे और उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया प्रोजेक्ट मैनहट्टन। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे रॉबर्ट ओपनहेमर और रॉबर्ट ओपनहेमर भी न्यूक्लियर फिजन के ऊपर ही रिसर्च कर रहे थे। इन्हें इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर इसलिए रखा गया कि पहले तो ये अमेरिकी थे और यहूदी भी थे। उन्होंने एटॉमिक बम बनाने के ऊपर रिसर्च चालू कर दी और उधर रशिया चिल्ला रहा था कि हम भी एटॉमिक बम बनाएंगे। और जर्मनी में हिटलर को भी इस बम के बारे में पता था और उसने भी रिसर्च चालू की थी। उसने भी वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उनको भी लगा दिया था एटॉमिक बम के ऊपर रिसर्च करने के लिए। अब बात आती है उस देश की जिसके ऊपर सबसे पहले ये बम पटका गया था। उस देश का नाम है जापान। और उस समय जापान को लीड कर रहे थे हिरोहितो। ये भी हिटलर की तरह तानाशाह था और इसको भी कब्जे का ही भूत सवार था और इसने लगभग दक्षिण एशिया पूरा कब्जा कर लिया था। अमेरिका ने सोचा कि साला ये एक दिन हमारे लिए भी सरदर्द बन सकता है। तो अमेरिका ने इसके ऊपर दबाव बनाना चालू कर दिया। एक बात बता दूं कि अमेरिका ने अब तक विश्व युद्ध 2 में कदम नहीं रखा था, क्योंकि विश्व युद्ध 1 में इसे बहुत कुछ खोना पड़ा था। ये यूरोप वालों को कहता था कि यूरोप वाले अपनी दिक्कत खुद सुलझाए, लेकिन जापान तो इसके लिए सरदर्द था, क्योंकि जिधर अमेरिका का पूरा दबदबा था उधर तो जापान ने पूरा कब्जा कर लिया था। अब लगा अमेरिका को कुछ तो करना पड़ेगा। अमेरिका ने कहा हम तुम्हें तेल नहीं देंगे। जापान ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं और से निकाल लेंगे।
फिर जापान ने कहा कि ये साला बहुत तरक्की कर रहा है, ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो ये एक दिन हमें पैरों के नीचे दबा देगा, क्योंकि इसके जैसे तेज़ी से हम हथियार नहीं बना सकते। तो जापान के दिमाग में एक अलग ही आइडिया है, और उस आइडिया से जापान सदा के लिए बर्बाद हो गया। अमेरिका का एक नौसेना का अड्डा था, उसका नाम था हवाई द्वीप। वहाँ पे अमेरिका की सबसे ज़्यादा नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सब कुछ था, मतलब वो अमेरिका की शान था हवाई द्वीप। तो इस जापान ने क्या किया, अपना एयरक्राफ्ट रात में ले जाके हवाई द्वीप के सामने खड़ा कर दिया, और उस एयरक्राफ्ट पर बहुत सारे लड़ाकू विमान थे। और जापान ने सुबह 7 बजे एयरक्राफ्ट हवाई द्वीप के पास लगाया, और एक साथ पूरे लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी, और सब ने एक साथ बम्बार्डमेंट कर दी, और इतने बम गिराए कि हवाई अड्डा हवा हो गया। उस हवाई अड्डे पर इतने लड़ाकू विमान, इतने जहाज थे कि भारत के पास अभी भी उतने नहीं है। और अमेरिका एकदम पागल हो गया, क्योंकि उस वजह से अमेरिका 20 साल पीछे चला गया था। अमेरिका ने जापान से पूछा, क्यों मारा भाई? तो जापान ने कहा, तुम बहुत आगे जा रहे थे इसलिए मार दिया। जैसे ही इन्होंने हवाई अड्डे पर हमला कर दिया, उसी वक्त अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि अब से हम विश्व युद्ध में प्रवेश कर रहे हैं। फिर फ्रैंकलिन ने फ़ोन लगाया ओपनहेमर को, कि कहा कि पता है ना जापान ने क्या किया? ओपनहेमर ने कहा हाँ पता है। तो फिर वो बम बना रहे, तो क्या हुआ उस बम का? ओपनहेमर ने कहा कि बम बन के तैयार है। तो फिर लाओ उसको क्या क्रिसमस पे फोड़ना है? अब बम बन के तैयार हो गया, और फ्रैंकलिन ने कहा कि अब हम इसे जापान पे फोड़ेंगे। लेकिन उसके जो डायरेक्टर थे रॉबर्ट ओपनहेमर, उन्होंने कहा कि हम इसका एक बार टेस्ट कर लेते। तो बाकियों ने कहा कि क्यों भाई, टेस्ट क्यों करवाना है, हम इसे सीधे जापान पे फोड़ देते, उधर भी तो टेस्ट हो जाएगा। उसने लॉजिक दिया कि भाई फूटा नहीं तो। आपने दिवाली में देखा होगा ना कि आप जब बड़ा बम फोड़ते तो एक आधी बार कि वो फुस हो जाता है, उसमें से धुआं निकल जाता है। तब सबको लगा कि हाँ भाई कर लेते हैं टेस्ट, क्योंकि सबको बेइज्जती का डर लगा, क्योंकि जापान वाले कहेंगे बम फोड़ते फुस निकला बम, पूरे विश्व में बदनामी। उसके परीक्षण की डेट फिक्स हो गई 16 जुलाई को, और परीक्षण होने वाला था। उससे पहले ओपनहेमर आइंस्टीन के पास गए कि भाई ये गणित देख लो, क्या इस बम से विश्व तो ख़त्म नहीं होगा? तो आइंस्टीन ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि इस बम से विश्व ख़त्म हो सकता है तो तुम इसे ना ही बनाओ। आइंस्टीन ने गणित देखने के बाद कहा कि इसका कुछ छोटा सा एरिया होगा। 16 जुलाई को बम को एक टावर के ऊपर ले जाया गया। एक बात सुन लो, ये विश्व का सबसे पहला परमाणु परीक्षण है। 9 से 10 किलोमीटर दूर उसे बनाने वाले वैज्ञानिक और वहाँ की आर्मी उसे काला चश्मा लगाकर देख रही थी। जैसे ही वो बम फटा, कुछ सेकंड के लिए उनकी आंखें अंधी हो गई, जैसे उन्हें लगा कि बादल फट के प्रकाश बाहर आ रहा है। इस विस्फोट को देखकर रॉबर्ट ओपनहेमर के मुंह से गीता के कुछ शब्द निकले। आप कहोगे इसे गीता कैसे पता? ये गीता का बहुत बड़ा दीवाना था। इसने गीता सीखने के लिए पूरी संस्कृत सीख ली थी। उसने कहा, मैं विश्व का विनाशक मृत्यु बन चुका हूँ। ये गीता के श्लोक 32 में लिखा हुआ है। उसने कहा कि आसमान में 100 सूरज आने के बाद भी इस बम के प्रकाश के सामने नहीं टिक सकते। अब टेस्ट सक्सेसफुल हुआ। अब बात आती है जापान की। तो कुछ लोगों ने कहा हम इतना बड़ा हथियार उनके ऊपर चला रहे तो हमें एक बार उन्हें चेतावनी देनी चाहिए। और जापान को अमेरिका ने चेतावनी दी कि हम तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा हथियार चलाने वाले हो, तो तुम सरेंडर कर दो। तो जापान ने कहा कि हम नहीं डरने वाले तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों से, तुम्हें जो करना है वो कर लो, हम तैयार है प्रति उत्तर देने के लिए। अब बहुत सारे शहरों में से 2 शहर चुने गए जापान में बम गिराने के लिए। उसमें पहला था हिरोशिमा और दूसरा था नागासाकी। कहा जाता है कि यहाँ ज़्यादा आर्मी रहती थी, लेकिन ऐसी बात नहीं, यहाँ सिविलियंस भी रहते थे। बम को अंदर से गन की तरह डिज़ाइन किया गया था, और 6 अगस्त को बम को विमान में फिट करके जापान के ऊपर ले जाके हिरोशिमा में गिराया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बम फटता कैसे। तो जैसे ही बम गिरा, तो जहाँ पे ये बम गिरेगा उससे 5 से 10 किलोमीटर दूर पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आग से जल जाएंगे लोग, कोई खड़ा है तो सीधा राख हो जाएगा। फिर उसके बाद 20 किलोमीटर के एरिया में हिल जाएंगी एक्सरेज। एक्सरेज तो सबने नाम सुना होगा, जो आपके अंदर हड्डी टूटी होती है उसकी छवि वो बाहर दिखाता है। तो ये डॉक्टर वाला होता है, और ये होता है 4 रोंटगन वाला। अगर 20 रोंटगन वाला मार दिया आपको तो आप मर जाओगे। और परमाणु बम वाला होता है 200 रोंटगन वाला। उस 20 किलोमीटर के एरिया में जो रहेगा उसका पूरा मांस गल जाएगा, खाली हड्डी बचेगी। फिर आप जाके कहना, किसी को हाथ मिलाना, साला ये आदमी तो हमारा चाचा के जैसे दिख रहा है। अब उसका भी बाप आता है गामा रेस। एक्सरेज हड्डी को नहीं छेद सकता, लेकिन ये उससे भी खतरनाक होता है, ये हड्डी को भी छेद देता है। ये उसके आगे की 20 किलोमीटर को कवर करेगा। ये सीधा मांस तो उड़ाएगा ही और हड्डी को भी उड़ा देगा। हमारा तो दिल होता है,
कुछ अंगूठा छाप नेताओं को पकड़ो और एक रूम में पैक कर दो और उसमें छोटा सा बम फोड़ो, उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा गामा रेज निकले। फिर उन सबको मरते हुए हम मस्त कैमरा में से देखेंगे। बाहर से नहीं देख सकते, वो जहर नहीं है, कांच से भी बाहर निकल जाएगा, आपको भी मार देगा। और ये सज़ा भी होनी चाहिए, एक गन होनी चाहिए गामा रेज निकलने वाली, किसी को सज़ा दो, इसका दिल उड़ा दो। ढाई से गन से गोली मारी, दिल गायब, आदमी गायब। अब उसके बाद का खतरा होता है फॉल आउट, ये धुआं होता है। अब बम फटेगा तो उससे धुआं निकलेगा ही ना, और उस धुएं में गामा रेज होती है। अब नुकसान डिपेंड करता है कि हवा किस तरफ है और धुआं किस तरफ जा रहा है। जिस तरफ ये धुआं जाएगा उस तरफ के लोगों को ये ले जाएगा। ये जैसे जैसे दूर जाएगा तो ये तो कमज़ोर होता जाएगा, और कमज़ोर होने के साथ ये मानव के शरीर में अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा, तो इससे मानव को शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये गामा रेज बड़ा खतरनाक होता है, ये दूर जाने के बाद भी हमारी त्वचा में घुस जाता है। और सबको पता है कि हमारा शरीर सेल से बना है, और उस सेल में होता है डीएनए, और उस डीएनए में हमारी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। अब ये जो डीएनए है, इसके अंदर आपको जो दंडियाँ दिख रही है, इन सबको पता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी कैसी होगी। मतलब किसी किसी को एक एक काम दिया गया है, एक आँख बनाएगा, एक कान बनाएगा, एक नाक बनाएगा, अलग अलग सबको काम दिया गया है। लेकिन गामा रेज इसमें से एक आधी गायब कर देती है। समझो इसने किडनी की ही गायब कर दी। अब समझो जिस आदमी की किडनी वाली गायब हुई है ना, तो उसकी संतान बिना किडनी के पैदा होगी। बहुत खतरनाक होती है ये गामा रेज। इसलिए कहा था कि ये गामा रेज उन लोगों के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, फिर उनकी खानदान भी राजनीति नहीं कर सकेगी। अब प्रश्न आता है कि इसका प्रभाव कब खत्म होगा। तो इसका प्रभाव 3 लाख साल बाद खत्म होगा। जापान को तो अब 100 साल भी नहीं हुए हैं। गामा रेज का सबसे पहला असर हमारे थायराइड के ऊपर होता है। थायराइड या गले के अंदर होता है। ये थायराइड थोड़ा अलग ही होता है। थायराइड हमेशा नई चीज़ ढूंढता है, देखता है साला कुछ नया है, ट्राई करके देखते हैं। सांस ली, गामा रेज अंदर गया और थायराइड को गला दिया। इससे बचने के लिए आपको पोटेशियम आयोडाइड की गोली दी जाती है, इससे इसका प्रभाव कम हो जाता है। गामा रेज है वो गले के नीचे नहीं जा सकी। और अमेरिका ने दूसरा बॉम्ब 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर गिराया। ये बॉम्ब प्लूटोनियम का बना हुआ था। प्लूटोनियम यूरेनियम से ज़्यादा ऊर्जा देता है। जैसे समझो 1 किलो कोयले से 5 यूनिट बिजली बनती है, और 1 किलो यूरेनियम से 90,000 यूनिट बिजली बनती है, और 1 किलो प्लूटोनियम से 6 करोड़ यूनिट बिजली बनती है। तो एक बात समझो वो बम कितना खतरनाक होगा। प्लूटोनियम यूरेनियम से ही बनता है। इसके बाद जो बम बने वो इससे भी ज़्यादा एडवांस है। अभी फटने के बाद पता चलेगा कि बम कितने एडवांस है। हमारा जो परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, वो हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था उससे 150 गुना शक्तिशाली था। वो बम फोड़ने के बाद पाकिस्तान में भूकंप आ गया था। तो देखो कितना तबाही मचाएगा। आपको एक रोचक बात बता दूँ, रूस ने दुनिया का इंच इंच नापकर मिसाइल में परमाणु बम तैनात कर दिए गए हैं। 2-3 हमारे ऊपर भी गिरेंगे, एक आधा मेरा पास भी गिरेगा। जब रूस पर हमला होगा और रूस ख़त्म होने लगेगा, तो जिसने हमला किया है वो तो जाएगा ही, और जिसने नहीं किया है वो भी आएगा। क्योंकि पुतिन का कहना है जिस दुनिया में रशिया नहीं रहेगा उस दुनिया का हम करेंगे भी क्या।